ऑडिटिंग यूनिट 3 बात करेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग के बारे में। यूनिट 3 बात करेगा इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग के बारे में। क्या बोलते हैं इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग के बारे में जी? तो सबसे पहले तो बात करता है ऑडिटिंग का मीनिंग। सर ऑडिट किसको बोलते हैं? तो क्या लिखा है इसमें? ऑडिटिंग इज़ अ सिस्टमेटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर रिकॉर्ड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन का जो अकाउंट्स बनता है, एक बुक्स ऑफ अकाउंट जो बनता है, एक सेकेंड, ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनता है उसका इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन मतलब एक स्वतंत्र एग्जामिनेशन। एक आदमी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अकाउंटिंग बनाया और उसी को बोल दिए कि तुम अपना अकाउंटिंग जांच कर लो। तो जो आदमी काम करेगा वो आदमी कभी खुद का गलती बताएगा? नहीं बताएगा। इसीलिए इंडिपेंडेंट आदमी को बुला करके उसका जांच कराया जाता है। तो जो इंडिपेंडेंट व्यक्ति आकर के जांच करता है उसी को बोलते हैं ऑडिटर। जो व्यक्ति जांच करता है उसको क्या बोलते हैं? ऑडिटर। ठीक है ना। पर्पस क्या होता है सर? उसका पर्पस होता है कि चूँकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया गया होगा अकाउंटिंग के द्वारा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या बनता है? फाइनेंशियल प्रोग्रेस एंड फाइनेंशियल पोजीशन बनता है। फाइनेंशियल प्रोग्रेस में क्या बनता है? आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनता है। तो क्या वो जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो अकाउंटेंट बनाया है, क्या वो जो बैलेंस शीट जो अकाउंटेंट बनाया है, क्या वो सही बनाया है या नहीं बनाया? क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू पे है या नहीं है? या क्या वो मैनिपुलेटेड है? क्या वो गलत है? क्या वो सही नहीं है? इसका ही जांच करने के सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑडिटिंग बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। इसके साथ ही साथ हम कुछ यहाँ पे फॉर्मल डेफिनेशन भी दिए हैं कि एक सेकेंड देखिए, अब और भी कुछ डेफिनेशन है। डेफिनेशन में बहुत सिंपल जो भी हम अभी तक जो बात की है ना उसी बात को वहाँ पे और भी ऑथर का डेफिनेशन में बताया गया है कि अकाउंट ऑडिटिंग क्या है सर? तो बोलते हैं ऑडिटिंग इज सच एन एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड वाउचर ऑफ अ बिजनेस as will enable the auditor to satisfy himself that the balance sheet is properly drawn up। क्या बैलेंस शीट प्रॉपरली बना है कि नहीं बना है? क्या बिजनेस का जो स्टेट ऑफ अफेयर है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? सो इसका ही एग्जामिनेशन को हम लोग ऑडिटिंग बोलते हैं। इन नट सेल में बात किया जाए तो यही ऑडिट है। ठीक है जी। चलिए सर, ऑडिटिंग का की फीचर क्या है? तो पहला चीज़ है कि आपका ऑडिटिंग सिस्टमेटिक प्रोसेस है। सिस्टमेटिक प्रोसेस समझ रहे हैं? सिस्टमेटिक प्रोसेस मतलब जहाँ पे कोई प्लानिंग चल रहा हो, जहाँ पे कोई एक अभी से अभी आप 12th क्लास में पढ़ते हैं, 11th क्लास में पढ़ते हैं, 11th के बाद 12th पढ़िएगा ना। अचानक से कोई बच्चा 6th में पढ़ रहा है, बोलेगा चलिए 12th क्लास पढ़ने, तो हो सकता है क्या? नहीं। सीढ़ी चढ़ने के लिए पहला सीढ़ी, फिर दूसरा सीढ़ी, फिर चौथा सीढ़ी, तब छत पे चढ़िएगा। ऐसे ही होता है ना। तो ये सिस्टमेटिक काम हो गया। तो कोई काम करने के पहले जो हम प्लान करते हैं, कोई प्लान करने के पहले जो हम स्टेज फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक प्रोसीजर, सिस्टमेटिक प्रोसेस। ठीक है। दूसरा ऑडिट होता है आपका इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। अभी हम थोड़ी देर पहले बोले कि जो काम किया है उसी को बोल दें कि ज़रा तुम अपना काम अपना जांच कर लो, तो कभी वो गलत बताएगा अपने काम को? नहीं। इसीलिए इंडिपेंडेंट व्यक्ति को बुला करके हम लोग ऑडिट कराते हैं, एग्जामिनेशन कराते हैं, जाँच करवाते हैं। ऑडिट में क्या होता है सर? रिकॉर्ड्स का वेरिफिकेशन होता है। रिकॉर्ड में क्या? रिकॉर्ड में जैसे वाउचर हो गया, वाउचर समझ रहे हैं ना, बिल, इनवॉइस, रिसिप्ट्स हो गया, जैसे मनी रिसिप्ट पेमेंट करते तो मनी रिसिप्ट मिलता तो वो रिसिप्ट्स का जांच, लेजर हो गया जो खाता वही हम लोग मेंटेन करते हैं, ट्रायल बैलेंस हो गया। सो इन सब रिकॉर्ड्स का वेरिफिकेशन करने की प्रक्रिया को ही हम लोग ऑडिटिंग बोलते हैं। तो ये भी आपका की फीचर होता है ऑडिटिंग का। ट्रू एंड फेयर व्यू हमारा पर्पस था फाइनेंशियल प्रोग्रेस एंड फाइनेंशियल रिजल्ट का ट्रू एंड फेयर व्यू पता लगाना, तो ये भी हमारा की फीचर हो गया। एविडेंस बेस्ड का मतलब हो गया ऑडिटर जो अपना ओपिनियन देता है। ओपिनियन मतलब अपना जो बताता है कि आपके अकाउंटिंग में ये गलत है या ये सही है, वो किस बेसिस पे बताता है? एविडेंस बेस्ड बताता है। उसको जैसा एविडेंस मिलेगा वैसा उसका ओपिनियन रहेगा। ठीक है ना। ऑडिटर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता है, राइट, कि आपका अकाउंट्स कैसे बनाया गया है। क्योंकि ऑडिटर अकाउंट्स बनाता नहीं है, अकाउंट्स को जांच करता है, इसीलिए वो अकाउंट्स के ऊपर ओपिनियन देता है कि आपका अकाउंट सही है या नहीं है। अब बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ ऑडिटिंग के बारे में। ये क्या बोलता है? तो ऑडिट वर्ड आया लैटिन वर्ड से। कौन सा वर्ड से आया? लैटिन वर्ड से आया। लैटिन में एक वर्ड है ऑडियर, उसका मतलब होता है सुनना। तो पहले के ज़माने में, पहले की जो शुरुआती ऑडिट हुआ था, तो ऑडिट का शुरुआत कैसे हुआ था? अकाउंटिंग जो किया है आदमी वो पढ़ करके सुनाता था सभा में। ठीक है ना। और वहाँ पे जो मेन आदमी है, मुख्य आदमी है, राजा बोल लीजिए, किंग बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए, वो आदमी सुन कर करके उसके बात को मानता था, या अगर नहीं मानता था वहाँ पे तो ऑब्जेक्शन लगाता था। तो ऑडिटिंग वहाँ से शुरू हुआ, सुनता था और सत्यापन मानता था कि ये सही कर रहा है कि गलत कर रहा है।
तो सुनने से शुरू हुआ। 19th सेंचुरी में चूँकि लार्ज इंडस्ट्री, लार्ज कंपनी आया, है ना, नज़रों में सामने आया, तो उसके बाद जब ये लार्ज इंडस्ट्री एंड लार्ज कंपनी आया तो ये प्रोसेस भी बदल गया। ये सुन के काम नहीं किया जा सकता है, सुन के काम नहीं किया जा सकता। तो वहाँ पे शुरू हुआ अर्थमेटिकल जांच करना। कैसे जांच करना? अर्थमेटिकल जांच करना, देखना कि क्या ये सही तरीक़ा से जोड़ घटाव किया है, नहीं किया है। फिर मॉडर्न ऑडिटिंग, मतलब आज के दिन में हमारा ऑडिटिंग सिर्फ अर्थमेटिकल जांच करना नहीं है, हमारा ऑडिटिंग अर्थमेटिकल जांच के ऊपर है। जैसे सर फिनेंशियल स्टेटमेंट को वेरिफिकेशन करते हैं, हम लोग फ्रॉड एंड एरर का डिटेक्शन करते हैं, हम लोग ट्रू एंड फेयर व्यू जांच करते हैं, जो फ्रॉड एंड एरर होता है उसको प्रिवेंशन भी कराते हैं। इसीलिए आज के दिन में जो ऑडिट हो गया है वो बहुत ही प्रोफेशनल सर्विस हो गया है। कैसा सर्विस हो गया है? प्रोफेशनल, क्योंकि प्रोफेशनल इन्वॉल्व है इसमें, है ना। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी ही अपना अपना फील्ड में ऑडिट करता है। जैसे कंपनी का अकाउंट्स का ऑडिट सीए करेगा, है ना, किसी कंपनी का, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का कॉस्ट ऑडिट सीएमए करेगा, किसी लिस्टेड कंपनी का सेक्रेटरियल ऑडिट सीएस करेगा। दीज 3 ऑल आर, ये सब कौन है? एक फाइनेंस प्रोफेशनल है। सो आज का ये फील्ड हमारा प्रोफेशनल हो गया है जी। ना नेचर ऑफ ऑडिटिंग, तो नेचर ऑफ ऑडिटिंग में जो हम लोग फीचर पढ़े थे ना, बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ पे है। एक सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन, इंडिपेंडेंट प्रोसेस, एविडेंस बेस्ड, ट्रू एंड फेयर व्यू। ऑडिटिंग हमारा इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ऑडिटिंग हमारा वेरिफिकेशन है ना। ना एक्सप्रेस ओपिनियन, ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है। उद्देश्य क्या है सर? ऑब्जेक्टिव्स क्या है ऑडिट करने का? तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो ये है कि बिजनेस में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल प्रोग्रेस पोजीशन बनाया गया है वो ट्रू एंड फेयर व्यू पे है या नहीं, इसका पता लगाना पहला उद्देश्य है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, राइट। इसके अलावा भी हमारा उद्देश्य होता है, जैसे अकाउंट्स बनाया है तो किसी ने मैनुअल काम किया है ना, इंसान का इन्वॉल्वमेंट है तो एरर्स हो सकता है ना, मिस्टेक्स हो सकता है, तो उस एरर को डिटेक्ट करना और उस एरर को प्रिवेंट करना, है ना। एंड द लास्ट वन, नॉट लास्ट वन, सेकेंड वन, कोई जानबूझ के फ्रॉड किया है उसको भी पता लगाना, उसको भी रोक लगाना, है ना, ये भी ऑडिट का काम आ जाता है, उद्देश्य हो जाता है। तीसरा, मैनेजमेंट को हेल्प करना कि आपके कंपनी में इंटरनल कंट्रोल को कैसे बढ़ाया जा सकता है, आपके कंपनी का एफिशिएंसी कैसे अच्छा किया जा सकता है, आपके कंपनी का जो काम है कैसे लॉ के साथ कंप्लाई किया जा सकता है। सो दीज 3 ऑब्जेक्टिव्स आर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिटिंग में आ जाइए। ऑडिट का इंपॉर्टेंस क्या है सर? तो ऑडिट का इंपॉर्टेंस है सबसे पहला कि अगर आप ऑडिट कराते हैं तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के ऊपर रिलायबिलिटी प्राप्त कर लेते हैं। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? भरोसा, स्टेक होल्डर का भरोसा हो जाता है। एक कंपनी का ऑडिटेड अकाउंट्स देखता है तो बोलता है नहीं है, कंपनी का अकाउंट्स ऑडिट हो रखा है मतलब सब कुछ सही हो रखा है जी, है ना। सर जब आप ऑडिट कराते हैं तो अपने यहाँ होने वाला फ्रॉड एंड एरर का डिटेक्ट करवा सकते हैं और उसको रोकवा भी सकते हैं। मिसयूज फंड का होने से रोका जा सकता है ना। एंड द ओनर्स एंड शेयर होल्डर का भी भरोसा भी आप जीत पाते हैं ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे करके। फिर सर कंपनी का लीगल रिक्वायरमेंट ही होता है ऑडिट कराना, जैसे कंपनी लॉ बोलता है ऑडिट कराना, तो कंपनी का ये लीगल रिक्वायरमेंट पूरा होगा। सर मैनेजमेंट को किसी तरह का डिसीजन लेना होता है जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होगा, तो ये ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको मदद करेगा। सर कंपनी का इंटरनल कंट्रोल को इम्प्रूव करना है, उसके लिए भी हमको ऑडिट करने का ज़रूरत पड़ सकता है। ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंस। एडवांटेज का बात करें तो जो इंपॉर्टेंस है और जो फीचर आप देखें तो वही हमारा एडवांटेज यहाँ पे दिखेगा। जैसे कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रू एंड फेयर व्यू का पता लगाता कौन है? ऑडिट। फ्रॉड को पता कौन लगाता है? ऑडिट। फ्रॉड कौन रोकेगा? ऑडिट। एरर्स कौन पता लगाएगा? ऑडिट। एरर कौन रोकेगा? ऑडिट। लोन एंड इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आपको बैंक एंड इन्वेस्टर से भरोसा लेना है तो उसको क्या देना पड़ेगा? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनी का लीगल एविडेंस के रूप में काम आएगा ऑडिटेड अकाउंट्स, है ना। एफिशिएंसी को इनकरेज करेगा, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेगा ऑडिट। अब देखिए, अब बात करता है आपका लिमिटेशंस के बारे में, लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग के बारे में। लिमिटेशन क्या है सर? लिमिटेशन मतलब कमी, लिमिटेशन मतलब कमी। कमी क्या ऑडिटिंग का? तो ऑडिटिंग का कमी ये है कि ऑडिट करने पर आप ये नहीं बोल सकते हैं, ये गारंटी नहीं दे सकते हैं कि 100% एक्यूरेसी, 100% करेक्टनेस ऑडिट में जांच नहीं होता है। क्यों सर? हम ऑडिट कराएंगे फिर भी 100% गारंटी नहीं देगा? नहीं। क्यों? क्योंकि आप साल भर में न जाने हज़ारों ट्रांजैक्शन किए, लाखों ट्रांजैक्शन किए, और ऑडिट करने आएगा 7 दिन में, 10 दिन में पूरा ऑडिट कर करके आप बता देगा? नहीं बता देगा ना। वो क्या करता है? सैंपल चेक करता है, वो क्या करता है? टेस्ट करता है।
सैंपल में जो सही मिल गया तो बोल देगा सब सही है, सैंपल में गलत मिल गया तो बोल देगा सब गलत है। यानी कि ये गारंटी नहीं दे सकता 100% एक्यूरेसी का। पहला लिमिटेशन है। दूसरा, अब चूँकि ऑडिटर जो है वो डिपेंडेंट है ऑन एविडेंस के ऊपर पूरा का पूरा उसका जो है ओपिनियन होता है। एविडेंस उसको जैसे दीजिएगा वैसा ही उस पर वो भरोसा करेगा। अब सपोज जिसका जो सैंपल उठाया उसका एविडेंस क्लीन है और जो सैंपल नहीं उठाया उसका एविडेंस गलत है, तो डिपेंड ऑन एविडेंस के कारण भी आपका ये और हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि सर जो एविडेंस बनाया है आदमी ऐसा वाउचर बना दिया, ऐसा इनवॉइस बना दिया कि ऑडिटर पहचान ही नहीं पाएगा कि ये फेक है ना। तो ऐसे केस में भी आपका ऑडिटर का ये ऑडिट का कमी निकल जाएगा जी। पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन, चूँकि आजकल इतना फ्रॉड करने वाले आदमी जो है इतना माहिर हो गए हैं सोचने में कि आप सोच नहीं सकती। तो पता नहीं अकाउंट्स में क्या मैनिपुलेशन कर दिया है और उसको शायद ही ऑडिटर निकाल पाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी है मैनिपुलेशन का, जिसको ऑडिटर शायद टच भी ना कर पाए, निकाल भी ना पाए जी। एंड फोर्थ वन, ऑडिट कराना टाइम कंज्यूमिंग का काम है और खर्चीला है, छोटे फर्म के लिए बहुत खर्चा का चीज़ है जी, ठीक है ना। ऑडिट कराना, ऑडिटर का जो होता है वो जजमेंट जो होता है वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। आप हमसे ऑडिट कराइएगा तो हम कुछ बोलेंगे, आप खुद ऑडिट करने जाइएगा वहाँ पे तो आपका शायद कुछ और जजमेंट होगा। इट डिपेंड्स। अब इट डिपेंड्स का मतलब ये डिफर भी हो सकता है। ऑडिट का सर स्कोप है और स्कोप बड़ा सिंपल है, समझिए आप मेरे बात को। हम रिस्क को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, रिस्क को कम करा सकते हैं, रिस्क को हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं जी। तो इसीलिए बोला जाएगा कि लिमिट स्कोप इसका क्या है जी, लिमिट है। इसका स्कोप क्या है, लिमिट है। अभी तक जितना हम लोग पढ़े उसका हम सिंपल सा एक क्विक रिकैप यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन पर्पज से लिख के दे दिए हैं, इसको एक बार आप थोरोली देख लीजिएगा। अब बात करते हैं अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग को लेकर के। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग क्या है? अकाउंटिंग है जो बेसिस है ऑडिट का। अब चूँकि ऑडिट करने आएगा आदमी तो क्या ऑडिट करेगा, अकाउंट से तो ऑडिट करेगा। क्या प्रॉपर अकाउंट्स बने बिना ऑडिटर ऑडिट कर सकता है क्या? नहीं सर। यानी कि सर डिपेंडेंस है, ऑडिटर डिपेंड है अकाउंटेंट के ऊपर, ऑडिटर डिपेंडेंट है अकाउंटेंट के ऊपर। ऑब्जेक्टिव्स का बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स दोनों में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है सर? अकाउंटेंट का जो उद्देश्य होता है वो ये उद्देश्य होता है कि कंपनी कितना प्रॉफिट किया कितना लॉस किया इसका पता लगाना। लेकिन ऑडिटर का जो उद्देश्य होता है वो ये उद्देश्य होता है कि जो अकाउंटेंट ने प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट पता लगाया है क्या वो सही पता लगाया है कि नहीं पता लगाया है, इसका उद्देश्य से वो काम करता है जी। सीक्वेंस का मतलब पहले क्या आएगा सर? पहले अकाउंटिंग होगा, जब अकाउंटिंग ख़त्म होगा तो ऑडिटिंग शुरू होगा ना। जब अकाउंटिंग ख़त्म होगा तो ऑडिटिंग शुरू होगा। ट्रस्ट बिल्डिंग, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर, अगर अकाउंटिंग सही हो रखा है और ऑडिट भी सही हो रखा है, ऑडिट में कोई गड़बड़ नहीं मिला, तो इससे आपका ट्रस्ट जीत जाएगा, बिल्ड बढ़ेगा, ट्रस्ट का बिल्डिंग बढ़ेगा। किसके लिए सर? ओनर के लिए, इन्वेस्टर के लिए, क्रिएटर के लिए, गवर्नमेंट के लिए। ठीक है जी। अगले पॉइंट में हम अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का हम यहाँ पे जस्ट एक डिफरेंस बताए हैं, इसको एक बार थोड़ी पढ़ लीजिएगा। जितना भी हम लोग बात किए वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ एन ऑडिटर इज़ नॉट एन अकाउंटेंट, ऑडिटर अकाउंटेंट नहीं है सर। क्यों सर? क्योंकि ऑडिटर अकाउंट्स नहीं बनाता है, वो अकाउंट्स का एग्जामिनेशन करता है, वो वेरिफिकेशन करता है। अकाउंट्स कौन बनाता है? अकाउंटेंट के द्वारा बनता है। ठीक। अगर सर अकाउंट्स बनाएगा तो क्या दिक्कत है सर? अगर वो अकाउंट्स बनाएगा तो अपना इंडिपेंडेंस लूज कर देगा, है ना, अपना इंडिपेंडेंस ही खत्म हो जाएगा ना। अभी बोले थे ना इंडिपेंडेंट व्यक्ति आता है एग्जामिनेशन करने। इंडिपेंडेंस कैसे आ रहा? हम ही अकाउंट्स बनाएंगे, हम ही जांच करेंगे, तो इंडिपेंडेंस नहीं रहेगा। दूसरा, हम बायस होकर के सोचने लगेंगे, क्योंकि हम अपने काम को गलती अपना कभी बोलेंगे क्या? नहीं। हम आपके काम को चेक करेंगे तो शायद दो गलती निकाल दें, हम अपना काम ही अपना चेक करेंगे तो कभी गलती बताएंगे क्या? नहीं, क्योंकि गलती सोच के तो कोई काम ही नहीं करता। इसीलिए जी। नाउ क्यों सर ऑडिटर अकाउंटेंट क्यों नहीं? तो पहला फंक्शन अलग है। अकाउंटेंट का फंक्शन है अकाउंट्स बनाना, ऑडिटर का फंक्शन है उस
अकाउंट्स बनाए के करेक्टनेस को जांच करना और उसको वेरीफाई करना। इंडिपेंडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ऑडिटर इंडिपेंडेंट है और अकाउंटेंट डिपेंडेंट है जी। ऑब्जेक्टिव का बात करें तो अकाउंटेंट का ऑब्जेक्टिव हम आपको बता दिए, प्रॉफिट एंड लॉस पता लगाना, और ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव होता है उस पता लगाया गया प्रॉफिट एंड लॉस का सत्यापन करना कि क्या वो सही है या गलत है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का बात करें तो अकाउंटेंट रिस्पॉन्सिबल है टू मेंटेन द करेक्ट अकाउंट्स एंड ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है टू रिपोर्ट द करेक्ट अकाउंट्स का रिपोर्ट करेक्ट करना कि हाँ भाई ये बनाया सही है कि गलत है, जिसके ऊपर लोगों का भरोसा हो सके। एथिक्स का बात करें तो ऑडिटर जब अकाउंट्स बनाने लगेगा तो वो अपना एथिक्स खो देगा, अपना काम अपने ही जांच करेगा, जो कि इस बेसिक एथिक्स का वायलेशन होगा जी, है ना। इसीलिए उनको प्रोफेशनल एथिक्स बताया गया है। पढ़िएगा कंपनीज लॉ में सेक्शन 144 के बारे में, जो बताता है कि ऑडिटर कुछ सर्विसेज को प्रोवाइड नहीं कर सकता है अपने क्लाइंट को, जिसमें अकाउंटिंग का भी काम है, अकाउंटिंग नहीं कर सकता है जी। ठीक है, बात समझ में आया। अब इसी का कंक्लूजन दे दिए हम, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के बीच का कंक्लूजन दे दिए हैं 2-3 पॉइंट में। ऑलरेडी इसके बारे में हम डिस्कस यहाँ पे कर चुके हैं जी। ठीक, अब बात करते हैं ऑडिटर का क्वालिफिकेशन के बारे में। तो क्वालिफिकेशन में देखा जाए तो 2 क्वालिफिकेशन होता है, एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और दूसरा जनरल क्वालिफिकेशन। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सर, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का मतलब हो गया कि ऑडिटर जो होगा कौन होगा, तो ऑडिटर मस्ट बी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर स्टैट्यूटरी ऑडिटर कराएंगे, कंपनी अकाउंट्स का ऑडिट कराएंगे, इनकम टैक्स का ऑडिट कराएंगे, तो ऑडिटर कौन हो सकता है, सीए हो सकता है। सीए कौन होगा सर, सीए वो होगा जो मेंबर होगा द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। और कौन होगा सर, वो इंस्टीट्यूट का मेंबर जो वैलिड सीओपी होल्ड करता हो और जो सीओपी इशू किया गया हो ICAI के द्वारा, है ना, जो प्रैक्टिस कर सकता है एज एन ऑडिटर। जो सर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का नॉलेज रखता हो, भरपूर नॉलेज रखता हो, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को जानता हो, उससे रिगार्डिंग लॉ को जानता हो, उसके रिगार्डिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का भी नॉलेज रखता हो, और सर जो लीगल कंप्लायंसेस को जानता हो, सो ये व्यक्ति ही बन सकता है, प्रोफेशनली क्वालिफाई हो सकता है ऑडिटर के लिए। इसके अलावा जनरल क्वालिफिकेशन है। जनरल क्वालिफिकेशन ये है कि बिजनेस का और फाइनेंस का जो नॉलेज रखता हो, ठीक है। इसके अलावा उस व्यक्ति को लॉ का भी जानकारी होना चाहिए। इसके अलावा उस व्यक्ति को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंटिंग वर्क का, ऑडिटिंग वर्क का। इसके अलावा उस व्यक्ति के पास ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी होना चाहिए, ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए, है ना। ईमानदार नहीं रहेगा तो क्या ऑडिट करेगा, खुद फ्रॉड करेगा। एनालिटिकल माइंड होना चाहिए उस व्यक्ति के पास कि एनालाइज कर पाएँ, गलती ढूंढ पाएँ, फ्रॉड ढूंढ पाएँ। कम्युनिकेशन स्किल ऐसा होना चाहिए कि वो अपने बातों को, अपने ओपिनियन को ऑडिटर रिपोर्ट्स के थ्रू अच्छे से प्रेजेंट कर पाए। सो दीज आर द क्वालिफिकेशन जो कि एक ऑडिटर के अंदर होना चाहिए। अब बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन सर। तो सेक्शन 144 है कंपनीज एक्ट का, जो बताता है ऑडिटर का डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। तो पहला बताता है कि कोई एक बॉडी कॉर्पोरेट ऑडिटर नहीं हो सकता। मैंने एक कंपनी किसी का ऑडिट कर सकता है क्या, नहीं सर, एक कंपनी ऑडिटर के रूप में अपॉइंट नहीं हो सकता। हाँ, बॉडी कॉर्पोरेट में एक LLP आता है, वो ऑडिटर हो सकता है, बट LLP में जो जितने भी डेजिग्नेटेड पार्टनर हैं दैट दे शुड बी अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। LLP का मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। और सर अगर किसी कंपनी का एम्प्लॉई या किसी कंपनी का ऑफिसर ही CA है तो क्या वो ऑडिटर बन सकता है क्या, नहीं। क्यों सर, वो भी तो CA है, क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं है। हमारे कंपनी का एम्प्लॉई ही हमारे कंपनी का ऑडिट करेगा तो क्या वो हमारा गलती बताएगा क्या, नहीं। सैलरी लेता है, सैलरी लेकर के आपका गलती नहीं बताएगा जी। बात समझ में आया। क्या सर उस एम्प्लॉई या उस ऑफिसर का कोई पार्टनर या कोई एम्प्लॉई ऑडिटर बन सकता है क्या, नहीं सर, वो भी नहीं बन सकता है, क्योंकि डायरेक्टली उसका भी डिपेंडेंसी बना हुआ है। क्या सर इनडेप्टेड पर्सन मतलब कोई व्यक्ति सर किसी कंपनी से उधार ले रखा है, 1000 रुपया पहले लॉ में था, अभी 5000 रुपया है, तो कहने मतलब है कोई कंपनी, एक CA है, किसी कंपनी से 5000 रुपये का उधार ले रखा है, या कंपनी ही 5000 रुपये उधार ले रखा है CA से, तो क्या वो CA उस कंपनी का ऑडिटर हो सकता है क्या सर, नहीं सर, नहीं हो सकता, क्योंकि आपका उसके साथ फिनेंशियली इंटरेस्ट छुप गया है ना। सर क्या कोई व्यक्ति किसी कंपनी का शेयर सिक्योरिटी होल्ड किए हुए है कंपनी का, तो क्या वो उस कंपनी का ऑडिटर बन सकता है क्या सर, नहीं सर। क्या सर उस कंपनी से अगर किसी भी तरह का इंटरेस्ट छुपा है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बिजनेस इंटरेस्ट छुपा है कंपनी के ट्रांजैक्शन में, तो क्या वो व्यक्ति उस कंपनी का ऑडिटर हो सकता है क्या सर, नहीं सर। क्या सर अगर हमारे रिलेटिव, डायरेक्टर का रिलेटिव है जो CA है, या कंपनी के एम्प्लॉय का रिलेटिव है जो CA है, तो क्या उस कंपनी का ऑडिटर बन सकता है क्या सर, नहीं सर, रिलेटिव भी डिस्क्वालीफाई।
क्या कोई सर सीए है जो फ्रॉड किया है और उसको सज़ा हो रखा है जेल का 6 महीने का, क्या वो ऑडिटर हो सकता है क्या सर? नहीं सर। या उसको 10 सालों का सज़ा हो रखा है तो वो भी ऑडिटर नहीं हो सकता है। बस समझ में आ रहा है? ना कंक्लूजन देखें तो बड़ा सिंपल बात बताएं कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के साथ जनरल क्वालिटी रखता हो और सीए हो और सीओपी उसके पास हो तो वो व्यक्ति ऑडिटर हो सकता है। यहाँ पे आकर के यूनिट नंबर 3 आपका कंप्लीट हो जाता है। बात करते हैं यूनिट नंबर 4 में जो एरर्स एंड फ्रॉड के बारे में बताता है जी। एरर्स किसको बोलते हैं? एरर्स उसको बोलते हैं सर जो जानबूझ के नहीं, अनइंटेंशनली गलती हो जाता है। चूँकि मैनुअल काम है, ह्यूमन नेचर का काम है, तो गलती तो हो सकता है। अकाउंटिंग में हम आपको चैप्टर पढ़ाए थे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, और वहाँ पे हम बताए थे कि एरर कितने तरह का होता है। वो सेम एरर यहाँ पे है। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग एरर और अर्थमेटिकल एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में ये सब पढ़े थे ना, चारों एरर पढ़े थे आप, वही सेम चीज़ अगेन यहाँ पे आ रहा है जी। तो पहले बात करते हैं एरर ऑफ ओमिशन के बारे में। एरर ऑफ ओमिशन क्या बोलते हैं? एंट्री लिखना ही भूल गए, पूरी तरह से लिखना भूल गए, या आधा अधूरा एंट्री लिखना भूल गए, इस तरह के एरर को एरर ऑफ ओमिशन बोलते हैं। एरर ऑफ कमीशन, गलती से मिस्टेक कर दी अपना अमाउंट लिखने में, तो वो एरर ऑफ कमीशन होता है। एरर ऑफ प्रिंसिपल, जहाँ पे आदमी को कॉन्सेप्चुअल ही क्लियर नहीं है कि कौन खर्चा रेवेन्यू नेचर का खर्चा, कौन खर्चा कैपिटल नेचर का खर्चा है, और उसके कारण अकाउंटिंग का जो मिस्टेक होता है उस एरर को हम बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। दो एरर हो गया, एक गलती हुआ, दूसरे गलती को छुपा, दूसरा गलती फिर हो गया, और जो पहला गलती को छुपा लिया, तो इस एरर को हम बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर। और एक अर्थमेटिकल एरर, जहाँ पे हम लोग टोटल करने में मिस्टेक कर दिए, बैलेंसिंग करने में मिस्टेक कर दिए, पोस्टिंग करने में मिस्टेक कर दिए, कैरी फॉरवर्ड बैलेंस लिखने में मिस्टेक कर दिए, तो ये होता है आपका क्लर्कियल एरर। सर इसका पता लगाने के लिए ऑडिटर को क्या क्या करना पड़ता है, कैसे पता लगा सकता है इस एरर को? तो इसको पता लगाने के लिए वाउचर को जांच करना पड़ेगा, क्रॉस चेक करना पड़ेगा इनवॉइसेस का, बिल्स का, रिसिप्ट्स का विथ एंट्रीज। वाउचिंग को जांच करना पड़ेगा, वाउचर का ऑथेंटिसिटी जांच करना पड़ेगा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जांच करना पड़ेगा, रिकन्सिलेशन करना पड़ेगा उसको सर बैंक स्टेटमेंट के साथ बैंक बैलेंस का, डेटर अकाउंट के साथ डेटर का, क्रेडिटर अकाउंट्स के साथ क्रेडिटर का, ये सब रिकन्सिलेशन करना पड़ेगा। फिर सर रैंडमली किसी एंट्री को उठा करके जांच करे, डिटेल वेरिफिकेशन करे, टेस्ट चेकिंग करना पड़ेगा। ट्रायल बैलेंस का जांच करेगा तो उसको अर्थमेटिकल एक्यूरेसी पता चल जाएगा ट्रायल बैलेंस में, और साथ ही साथ एनालिटिकल रिव्यू करेगा, जैसे ट्रेंड एनालिसिस करना, रेशियो एनालिसिस करना, कंपैरिजन एनालिसिस करना, है ना। सो दीज आर द मेथड, दीज आर द प्रोसेस जिसके थ्रू एरर्स पता लगाया जा सकता है ऑडिटर के द्वारा। ये हो गया एरर्स। फ्रॉड किसको बोलते हैं सर? फ्रॉड वो होता है जो अनइंटेंशनली नहीं, इंटेंशनली किया जाता है। किसके द्वारा सर? तो कंपनी का एम्प्लॉय कर सकता है, कंपनी का मैनेजर कर सकता है, या कोई भी उससे जुड़ा व्यक्ति कर सकता है। पर्पस क्या होता है सर? अनड्यू गेन उठाना, अनड्यू गेन उठाना, नाजायज़ फ़ायदा उठाना, है ना। जहाँ पे हमारा होना नहीं चाहिए इस तरह का फ़ायदा, वो फ़ायदा उठा लेते हैं, तो वो कहलाता है हमारा फ्रॉड। फ्रॉड सर एरर से ज़्यादा डेंजरस है। क्यों? क्योंकि एरर जानबूझ के नहीं हुआ था, गलती हो गया था, और फ्रॉड करता है जानबूझ के। तो ये आदमी प्लान कर करके, दिमाग लगा करके, सातिर दिमाग के साथ गलती करता है। ऐसे सातिर दिमाग को ढूंढना, ऐसे सातिर दिमाग के द्वारा किए गए फ्रॉड को ढूंढना ऑडिटर के लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है। ठीक है जी। फ्रॉड में कौन कौन सा फ्रॉड आता है? तो पहला आता है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स, असेट्स का मिस यूज करना। इसको कौन करता है सर? ये इसको एम्प्लॉय फ्रॉड ही बोलते हैं, एम्प्लॉय करता है। जैसे क्लर्क है, कैशियर है, कैश काउंट करता है, कैश काउंट करता है, पर डे इतना इतना नोट का गड्ढे काउंट करता है, उसमें से एक नोट निकाल लेता है। पता नहीं चलेगा? पता तो चलेगा जब कोई पता लगाएगा, तब पता लगेगा। अदरवाइज तो हम लिख दिए 200 करोड़, उसमें से एक 500 नोट निकाल लिए, पता चलेगा? 200 करोड़ में 2 करोड़ में 500 क्या पता नहीं लगेगा? पता लगेगा क्या? नहीं पता लगेगा। तो लेकिन है तो फ्रॉड, है तो फ्रॉड। इसको बोलते हैं मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ, ज़्यादा मुश्किल होगा। तो इसको बोलते हैं एम्प्लॉय, इसको एम्प्लॉय फ्रॉड के नाम से भी जाना जाता है, या इसको डिफ्लेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कैश का चोरी बोलते हैं, इसमें गुड्स का चोरी बोलते हैं, या कोई बिजनेस के एसेट को चोरी भी बोलते हैं। जैसे कंपनी में फ्री एसी आया, कितना पीस एसी आया? 60 पीस एसी आया। एक एसी घर पे लगवा लिया अपना, एक एसी घर पे लगा लिया, ठीक। कंपनी का कोई कस्टमर डायरेक्टली पैसा डिपॉजिट करने आया, ठीक, बोला एक काम करो इस अकाउंट में पैसा डाल देना। 2 फ़ोनपे का
QR कोड रखा हुआ है, एक अपना QR कोड रखा हुआ है, इसमें पैसा डाल देना। तो कस्टमर को तो पैसा देने से मतलब है, पैसा दे दिया, कंपनी अकाउंट्स में गया नहीं, पैसा चोरी हो गया यहाँ पे, इसको बोलते हैं फ्रॉड। दुकान में से इतना सारा माल गिरा हुआ है, उठा लिया, दो केजी सामान उठा के लेके चला गया घर पे, 2 डब्बा उठाया सामान लेके चला गया घर पे, ये होता है गुड्स का चोरी, है ना। फेक इनवॉइस बनाया, जैसे पेटी कैश होता है ना, कैश बुक में हम पढ़ाए थे ना पेटी कैश, फेक इनवॉइस बनाया चाय पीने का और वाउचर में लगा दिया और पैसा निकाल लिया चाय का, 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया, ये होता है आपका मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स। दूसरा आता है मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट, जहाँ पे अकाउंट्स को ही मैनिपुलेट किया गया है, और इसमें एम्प्लॉई तो इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन इसमें मेजरली इन्वॉल्व होता है मैनेजमेंट ही फ्रॉड करता है, इसीलिए इसको बोला जाता है जी मैनेजमेंट फ्रॉड। इसमें क्या होता है सर, डिलिबरेटली अकाउंट्स को फॉल्स पिक्चर लाने के लिए यहाँ पे अकाउंट्स के साथ छेड़छाड़ किया जाता है, फाइनेंशियल पोजीशन बदल दिया जाता है, प्रॉफिट को बढ़ा घटा दिया जाता है ना, इसको बोलते हैं मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। ठीक है जी, सेल्स बढ़ा दिया, प्रॉफिट बढ़ा दिया ताकि इन्वेस्टर अट्रैक्ट करे, जैसे हुआ था ना सत्यम घोटाला में ही तो हुआ था, ठीक है ना। नाउ इसको सर कैसे ऑडिटर फ्रॉड, इस तरह के फ्रॉड बढ़ाएंगे, डिटेल में पढ़ाएंगे बाद में, यहाँ पे उसको इन्वॉल्व नहीं करते, नहीं तो वो ले लेगा हमारा 1-1.5 घंटा टाइम। हर्षद मेहता नहीं, वो दूसरा घोटाला है, सत्यम घोटाला, हाँ, तो उसके बारे में बात करेंगे अभी फ़िलहाल, ठीक है ना। अभी आते हैं ऑडिटर के फ्रॉड को, ये ऑडिटर जो है इस फ्रॉड को कैसे डिटेक्ट कर सकता है, तो इसके लिए उसको करना पड़ेगा, इंटरनल कंट्रोल का जांच करना पड़ेगा। सरप्राइज अगर कुछ दिखे कैश में, सरप्राइज दिखे स्टॉक के मूवमेंट में, अकाउंट्स के मूवमेंट में, तो उसको जांच करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं सरप्राइज चेक। क्रॉस वेरिफिकेशन करना पड़ेगा एक रिकॉर्ड का दूसरे रिकॉर्ड के साथ, जैसे सेल्स रजिस्टर का स्टॉक रजिस्टर के साथ, डेटर का बैंक के साथ, क्रेडिटर का परचेज के साथ, क्रेडिटर का बैंक पेमेंट के साथ, सेल्स का GST लायबिलिटी के साथ। सो ये होता है आपका क्रॉस वेरिफिकेशन। कंफर्मेशन लेना पड़ेगा, डेटर इतना बैलेंस बता रहा है, काम करते हैं डेटर से लेटर पे पूछवा लेते हैं, लेटर में लिख लेते हैं कि तुम्हारा कितना बैलेंस है इतने तारीख को। सो ये कंफर्मेशन लेकर के ऑडिटर इस तरह के फ्रॉड को ढूंढ सकता है। किसी तरह का ऑब्जर्वेशन या इंक्वायरी होता है किसी स्टाफ से, तो वो पूछ करके इस तरह का फ्रॉड को ढूंढ सकता है। और प्रोफेशनल स्केप्टिकिज्म होता है, जहाँ पे आपको संदेह रखना पड़ेगा, शक रखना पड़ेगा, हर इन्फॉर्मेशन या डेटा पे आपको क्वेश्चन करते रहना पड़ेगा। आपको ये समझना चाहिए कि आपको जो मिला है वो ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करके मिला है, इस संदेह के साथ आपको ऑडिट करते रहना पड़ेगा जी, तब आपको वो फ्रॉड निकाल सकते हैं। एरर्स एंड फ्रॉड का हम छोटा सा सिंपल वे में हम यहाँ पे आपको डिफरेंस दे दिए हैं, इसको एक बार आप थ्रोली पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं जी। डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड बाय ऑडिटर, ऑडिटर फ्रॉड को कैसे ढूंढ सकता है, तो जो अभी हम पढ़े वो सेम चीज़ यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है, डिटेल में उसी चीज़ को लिखा हुआ है। मेथड्स में देखिएगा तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को जांच रहा है, वाउचर को जांच रहा है, सरप्राइज चेक कर रहा है, एसेट एंड लायबिलिटी का वेरिफिकेशन कर रहा है, थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन ले रहा है, क्रॉस चेक कर रहा है, इंक्वायरी ऑब्जर्वेशन कर रहा है जी, है ना। अच्छा, एरर्स को कैसे इन टर्म्स ऑफ इन रिलेशन टू एरर्स कैसे ढूंढिएगा, तो इसके बारे में भी हम बता दिए थे आपको। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी जांच करिएगा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल जांच करिएगा, लेजर एंड जर्नल को स्क्रूटनाइज करिएगा, है ना। रिपोर्ट्स एंड एरर्स को, किसी भी तरह का एरर्स को आप रिपोर्ट करिएगा और उसको करेक्ट करवाइएगा। एंड इन रिलेशन टू फ्रॉड, सर फ्रॉड के केस में क्या करेंगे, फ्रॉड के केस में आपको जो भी मिल रहा है डेटा उस पर आप संदेह करिएगा, नहीं हमको लग रहा है कुछ ना कुछ तुम लोग गड़बड़ किए हो, है ना, कुछ ना कुछ आप लोग गड़बड़ किए हैं, ऐसा संदेह के साथ ऑडिट करेंगे। क्वेश्चन माइंड में रख करके, हमेशा क्वेश्चन माइंड, आँख बंद करके भरोसा नहीं कर लेंगे उसके एक्सप्लेनेशन पर, है ना। इंटरनल कंट्रोल को जांच करेंगे, वाउचिंग को, वेरिफिकेशन को केयरफुली जांच करेंगे, मिस एप्रोप्रिएशन को ढूंढने का कोशिश करेंगे, अकाउंट्स का मैनिपुलेशन को डिटेक्ट करने का कोशिश करेंगे, मैनेजमेंट एंड शेयर होल्डर को रिपोर्ट करेंगे अगर किसी तरह का फ्रॉड नज़र आता है तो। किसी भी तरह का एरर्स एंड फ्रॉड को हम इग्नोर नहीं करेंगे जी, नहीं तो हमको ही लायबल कर दिया जाएगा। ये हो गया आपका एरर्स एंड फ्रॉड यूनिट नंबर 4 कंप्लीट। ना यूनिट नंबर 5 पे ये जहाँ पे बताया जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट के बारे में, जिसमें पहला ऑडिट आता है कंटिन्यूअस ऑडिट। व्हाट इज़ कंटिन्यूअस ऑडिट, तो कंटिन्यूअस ऑडिट वो होता है सर जहाँ पे ऑडिटर अपने क्लाइंट्स के यहाँ बार बार रेगुलरली विजिट करता है और अकाउंट्स को वेरीफाई करता है। अब यहाँ पे रेगुलरली का मतलब, इंटरवल का मतलब बोले तो वीकली हो सकता है, फोर्टनाइटली हो सकता है, मंथली हो सकता है, तो ऐसे ऑडिट को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस ऑडिट।
इसका एडवांटेज क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि अगर किसी भी तरह का एरर्स एंड फ्रॉड अगर कंपनी में हुआ है, अकाउंट्स में हुआ है, तो आपको पहले ही पता चल जाएगा, क्योंकि बार बार जा रहा है ना, समय के पहले ही पता चल जाएगा। और नॉर्मल केस में कब पता लगता है सर, साल ख़त्म होता है उसके बाद पता लगता है। और ऐसे केस में सर आपको टाइमली आप फाइनल अकाउंट्स बना पाइएगा, है ना, टाइमली, क्योंकि ऑडिट हो रखा है, सब कुछ टाइम से सब कुछ जांच पड़ताल हो रखा है। ऐसे केस में सर मोरल जांच होते रहता है स्टाफ का हमेशा रेगुलरली, क्यों फ्रॉड नहीं करेगा वो लोग, है ना। अकाउंट्स अप टू डेट दिखता है ऐसे केस में, और ऐसे केस में ऑडिटर सजेशन जो है वैल्यूएबल दे सकता है मैनेजमेंट को। ये तो हो गया इसका फ़ायदा। नुकसान क्या है सर, अब चूँकि ऑडिटर बार बार आएगा आपके ऑफिस में तो खर्चा बढ़ेगा आपका, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। बार बार आएगा, क्वेश्चन करेगा, आपके स्टाफ को काम करने में दिक्कत होगा, रेगुलर काम हैम्पर होगा तो डिस्टर्बेंस आएगा, इसको इनकन्वीनियंस के रूप में बोल सकते हैं, है ना। कोलिजन बाय स्टाफ, कोलिजन बाय स्टाफ का मतलब बार बार आएगा तो ऑडिटर के साथ स्टाफ का क्या बन जाएगा, दोस्ती हो जाएगा। अब दोस्ती हो जाएगा तो किसी भी तरह का गलती को आराम से छुपा लेगा, मिल के फ्रॉड कर देगा। जैसे एक स्कूल था DAV स्कूल, उसमें डेली आता था ऑडिटर, अकाउंटेंट के साथ बैठ के 15 लाख रुपये का चोरी कर लिया, ठीक है। सो ये होता है आपका ओवर फैमिलिटी के कारण भी होता है, बार बार आप बैठिएगा बात करिएगा तो आपका इंडिपेंडेंस ख़त्म हो जाएगा, है ना। और स्मॉल फर्म के लिए सूटेबल नहीं है क्योंकि महंगा है ना, इसको अफोर्ड वो नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट आता है आपका पीरियडिकल ऑडिट। पीरियडिकल ऑडिट को हम लोग फाइनल ऑडिट भी बोलते हैं, जो कि साल ख़त्म होने के बाद ऑडिटर आता है और अकाउंट्स को जांच करता है। एक बार आपका अकाउंट्स बन जाएगा, क्लोज हो जाएगा, तब ऑडिटर आएगा और उस बंद हुए अकाउंट्स को जांच करेगा जी। एडवांटेज में देखें तो ये बहुत ज़्यादा खर्चीला नहीं है, इसमें स्टाफ का डिस्टर्बेंस नहीं होता है। साल में आएगा 2-4-5 दिन 10 दिन के लिए, उतना ही तो आपको तंग करेगा वो, है ना। अब तंग क्या करेगा, पूछेगा ही पूछेगा, है ना। फिर आपके चेक को कंसोलिडेट करेगा, क्लियर पिक्चर देगा अकाउंट्स के बारे में। और स्मॉल फर्म के लिए भी कन्वीनियंट है, उसके लिए भी सूटेबल है। बहुत ज़्यादा अगर ट्रांजैक्शन नहीं हो रखा है तो पीरियडिकल ऑडिट ही कराना चाहिए। लिमिटेशन का बात करें तो इसमें एरर एंड फ्रॉड अगर मिलेगा भी, डिटेक्ट भी होगा तो देरी से मिलेगा, बहुत लंबे समय बाद मिलेगा। इसका काम का फिनिशिंग करना है, जल्दी करना है, पूरे 1 साल के काम को जांच करना है, तो ये प्रेशर क्रिएट कर सकता है, वर्क प्रेशर दे सकता है। और इसमें मोरल चेक लेस होगा क्योंकि बार बार ऑडिटर आया नहीं है, तो अब पकड़ाएं तब पकड़ाएं, नहीं पकड़ाएं तब बच जाएंगे, है ना। तो ऐसा होता है आपका एम्प्लॉय का यहाँ पे मोरल जांच। फिर थोड़ा सा फाइनलाइजेशन करने में अकाउंट्स का डिले हो सकता है, क्योंकि ऑडिट चल रहा है, ऑडिट अगर देरी भी हो सकता है। अगर ऑडिट अकाउंट्स बनने में ही देरी हुआ है तो ऑडिट होने में भी देरी हो जाएगा। इंटरिम ऑडिट वो होता है जो साल के बीच में ही ऑडिट कराना पड़ता है जी। क्यों सर, जनरली कंपनी को बीच में, साल के बीच में डिविडेंड जब डिक्लेयर करना होता है ना, तो डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए इंटरिम अकाउंट्स को ही ऑडिट करना पड़ता है। उस ऑडिट को हम लोग बोलते हैं इंटरिम ऑडिट, ठीक है जी। ना इसका अगर हम बात करें, इसका एडवांटेज का बात करें तो ये बड़ा आसान होता है, अर्ली अवेलेबिलिटी हो जाता है अकाउंट्स का, क्योंकि साल के बीच में ही ऑलरेडी अकाउंट्स हो रखा है ऑडिट। दूसरा सर, हम इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करने में हमारे लिए बहुत मददगार हो जाता है। तीसरा सर, डिसीजन मेकिंग के लिए हमारे लिए हेल्प मिल जाता है क्योंकि ऑडिट हमारा अप टू डेटेड है। तीसरा सर, नेक्स्ट सर, इसमें फाइनल ऑडिट करने के टाइम पे वर्कलोड थोड़ा घट जाता है। क्यों, क्योंकि साल के बीच में ऑलरेडी एक ऑडिट हो रखा है। बट इसका लिमिटेशन ये है सर कि साल में 2 बार आपको ऑडिट कराना पड़ेगा तो खर्चा बढ़ जाएगा। और इंटरिम कराए हैं तो वो फाइनल नहीं है, क्योंकि आपका अकाउंट्स ही फाइनल नहीं है, तो ऑडिट कैसे फाइनल हो गया, है ना। ये सर डिविडेंड को मिसलीड कर सकता है। क्यों सर, क्योंकि 6 महीना पे हम डिविडेंड देने के लिए ऑडिट को करा तो लिए, लेकिन 6 महीना का प्रॉफिट, बहुत बिजनेस अच्छा चला था तो हमारा प्रॉफिट बहुत हाई दिख रहा था, बट अगला 6 महीना का हमारा बिजनेस हैम्पर हो रखा है। कोविड जैसा कोई सिचुएशन आ गया तो उस कारण से हमारा बिजनेस में प्रॉफिट उस हिसाब से नहीं है, तो ये डिविडेंड को मिसलीड करते हुए दिखा सकता है जी। और काम का डुप्लीकेशन हो जाता है क्योंकि साल के बीच में भी ऑडिट होगा और साल के अंत में भी ऑडिट होगा, तो ये डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी आपको ये करा के दे देगा ना। यहाँ पे हम कंटिन्यूस ऑडिट एंड पीरियडिकल ऑडिट के बारे में हम यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस दिए हैं, एक बार इसको थोरोली आप घर पे इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आकर के आपका ये पूरा ही चैप्टर ख़त्म हो जाता है, ख़त्म। 34-35 मिनट में हम लोग ये पूरे टॉपिक को कवर कर लिए।